नमस्कार। मेरे भारत देश के सभी चिटफंड पीड़ित साथियों को, तमाम सामाजिक संगठनों को, देश के समस्त राजनीतिक प्रतिनिधियों को, साथियों, बड़े ही दुख का विषय है ये कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अपनी आवाज़ उठाना लोकतंत्र में गुनाह हो गया है। यदि कोई एक व्यक्ति पीड़ित है, यदि कोई एक समस्या से पूरा जन समूह पीड़ित है, क्या उसकी आवाज़ सुनने वाला हमारे देश में लोकतंत्र नहीं बचा, जो उसकी आवाज़ को सुन सके, समझ सके, समझने का प्रयास करे। बल्कि जो आवाज़ उठाता है उसको जो हमारा सरकारी तंत्र होता है ना, उसको उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करता है, उसको लाठी से, पुलिस प्रशासन से, पानी की बौछारों से, हर तरह से। लेकिन मजाल है जो उसकी आवाज़ को एक ठीक ढंग से सुन लिया जाए कि ये व्यक्ति चिल्ला क्यों रहा है। क्योंकि हर समस्या राजनीति से प्रेरित नहीं होती। इसी क्रम में हमारे पास एक मुद्दा है बहुत बड़ा, जो कि शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के बाद 2014 से। मैं ये नहीं कह रहा कि ये समस्या उससे पूर्व में नहीं थी, समस्या उससे पूर्व में थी, लेकिन इसको ताकत मिली 2014 के बाद। एक बहुत बड़ा नाम सहारा, सुब्रत राय, फेमस, ऐसा कौन हस्ती नहीं देश की और विश्व की जो सुब्रत राय का नाम नहीं जानती है। PACL इंडिया लिमिटेड, रोज वैली, कल्पतरु, साईं प्रसाद, न जाने कितनी कंपनियां आई इसके बाद। लेकिन मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूं कि ये कंपनियां इस देश में आई कहां से? आसमान से आ गई। आप एक जनता हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें मेरे सभी निवेशक और एजेंट साथी। ये कंपनियां इस देश में आ कहां से गई? क्या गली मोहल्ले की दुकान की तरह एक छोटा सा कमरा निकलवा के शुरू हो गई थी, परचूनी की दुकान की तरह? है इस सवाल का जवाब किसी भी राजनीतिक दल के बड़े नेता, वित्त मंत्री के पास, रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास, कि ये कंपनियां आखिर इतने बड़े पायदान पर स्थित कैसे हो गई, जो कि 20-25 वर्षों में इतना बड़ा साम्राज्य फैला लिया? सहारा और पल्स समूह जैसे, रोज वैली जैसे, शारदा जैसे बड़े समूह ने कैसे? आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, कि कौन सी संस्था काम करती है? आज से भी बोलती है कि ये कंपनियां फ्रॉड थी, इसलिए हम लोगों ने इस पर कार्रवाई की। देखिए, मुझे बाकी कंपनियों के बारे में जानकारी नहीं है। मैंने PACL में जुड़ा था और PACL से संबंधित समस्त जानकारी रखता हूं, इसलिए मैं आज अभी PACL की बात करूंगा। बाकी की लीडर्स और अदर कंपनी के जब हमसे मिलेंगे तब उसके बारे में मेरे से बात होगी। मैं भी बात करूंगा केवल PACL इंडिया लिमिटेड की। कि PACL इंडिया लिमिटेड PGF के नाम से 1983 से चलती थी। वर्ष 1996 में PACL इंडिया लिमिटेड के नाम से चली, और इस तरह से चलते चलते 1983 से लेके और 2014 तक का सफर तय किया। लाखों इन्वेस्टर्स जुड़े, एजेंट कार्यकर्ता जुड़े और करोड़ों लोग जुड़े जिन्होंने अपना पैसा लगाया, धन निवेश किया। सबसे मजेदार बात यह है कि जिस व्यक्ति ने काम किया ऐसी कंपनियों के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, भारत सरकार को बाकायदा TDS दिया, टैक्स दिया उसने, जो है इनकम करता था
एक छोटे से अपने कमीशन में से टैक्स लेने का अधिकार फिर क्या था? यदि 2 नंबर का काम था, ये फ्रॉड था, तो वो टैक्स भी वापस करना चाहिए सरकार को। यदि आपने कंपनी बंद की फ्रॉड होने के तहत, तो जो टैक्स लिया गया वह भी सरकार को वापस करना चाहिए। साथियों, लोग कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। रविशंकर गौतम, रामदेव गौतम, अमित गर्ग, विकास त्रिपाठी, डॉक्टर रामसागर शुक्ला, महेंद्र पाल सिंह दानगढ़, अभय दुबे। साथियों, मुझे बताइए, पूरे हिंदुस्तान से मैं जानना चाहता हूं, जब से ये कंपनियां बंद हुई, जब से हमने इस कंपनी में काम किया, आप मुझे जानते थे? आप विकास त्रिपाठी को जानते थे? आप रविशंकर गौतम को जानते थे? आप महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ को जानते थे? आप अभय दुबे को जानते थे? आप डॉक्टर रामसागर शुक्ला को जानते थे? नहीं जानते थे आप। आज क्यों जानते हैं? क्योंकि हम लोगों ने अपना समय खर्च किया इस लड़ाई पर, हम लोगों ने सब कुछ झेला। क्या हम चंद ही लोग थे इस कंपनी से जुड़े हुए एजेंट कार्यकर्ता? सोचने का विषय है। क्या हम लोग इतने बड़े बाप की औलाद थे? क्या हमारे पास इतनी पूंजी थी कि हम क्या कहते हैं, बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाते, हम इतना क्या कहते हैं लड़ाई लड़ते, हमारे पास इतना समय और पैसा था? या हमने जब इन कंपनियों को ज्वाइन किया था तो हमारी ये ख्वाब थे कि हम राजनीतिक नेता, एमएलए, एमपी बनेंगे? सोच कर देखिए, वो लोग मूर्ख हैं, मूर्ख मेरी नजर में, जो आज ये सोचते हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। साथियों, कुछ पाने के लिए, कुछ लड़ाई जीतने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। 30 दिन जब जंतर मंतर पर भूख हड़ताल चल रही थी, तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, कौन 30 दिन रुका था ईमानदारी से? कितने लोग हिंदुस्तान से 30 दिन जंतर मंतर पर रुके थे? साथियों, आज मैं मानता हूं हमारे विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन मंजिल अलग नहीं है। महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी एक जुझारू और क्रांतिकारी साथी हैं। उन्होंने लड़ने का जज्बा दिया, आज उसी लड़ने के जज्बे पर हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान इतना बड़ा राज्य है, हम लोगों की आमदनी सीमित है, हम लोग इतनी जगह जगह नहीं कर सकते हैं बड़े उनकी तरह। इसलिए पंजाब में इतने, क्योंकि पंजाब एक 13 जिलों का छोटा सा प्रदेश है, जहाँ पर यदि सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, दानगढ़ जी का साथ दें, तो हमें एक ताकत दिखाई देगी। तो आप खुद सोचिए साथियों कि 5 करोड़ पल्स निवेशकों की लड़ाई को लड़ने वाले और 29 राज्यों में कितने लोग हैं? आपने कभी कर्नाटक से किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सुना है जो लड़ाई लड़ रहा हो? राजस्थान से सुना है आपने? उड़ीसा से सुना है आपने? बिहार से सुना है आपने? केरल से सुना है आपने? गोवा से सुना है आपने? छत्तीसगढ़ से कोई नाम है? उत्तराखंड से कोई नाम है जो इन निवेशकों की लड़ाई लड़ रहा हो? दीजिए जवाब साथियों। तमिलनाडु से है कोई? साथियों, जबकि निवेशक हर राज्य में है, हर जिले में है, तो आप खुद सोचिए साथियों कि इतनी बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए कितने लोग हैं? पंजाब से महेंद्र पाल सिंह दानगढ़, मध्य प्रदेश से अभय दुबे, जो दिन रात, क्या इन लोगों का परिवार नहीं है साथियों? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 75 जिले। उत्तराखंड, पंजाब मिला के, मतलब 5 राज्य मिला लिए जाएं तब एक प्रदेश है। और यहाँ कितने लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश से? है कोई इलाहाबाद से कोई लड़ने वाला? बताइए मुझे, नाम दीजिए। है कोई वाराणसी से ऐसा कोई नाम जो कह सके कि हाँ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, दिन रात एक करा हुआ है इसने? बताइए मुझे यार। 75 जिलों में भी कितने जिले, केवल कितने जिलों से? मुरादाबाद से नाम आता है, कानपुर से नाम आता है, लखनऊ से नाम आता है, मथुरा से नाम आता है, फिरोजाबाद से नाम आता है। बताइए साथियों, हम लोगों की कोई विचारधारा राजनीति नहीं थी, ना है,
न हम लोगों को कोई शौक। हमारे पास क्या ताकत थी? हम लोग एक कार्यकर्ता थे, अपना घर गुजारा चला रहे थे काम करके। हम लोगों के पास क्या ताकत थी जो हम इन लोगों का सामना कर सकते हैं? सिस्टम का, पुलिस से लड़ सकते हैं, कानून से लड़ सकते हैं। आप बताइए कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं? साथियों, अपनी सबसे पहले सोच को बदलिए, अपनी विचारधारा को बदलिएगा। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ लोग गंदे हैं जिन्होंने हमारे ऊपर गंदी राजनीति की। हम लोगों ने राजनीति का लोगों का साथ जरूर दिया, लेकिन हमने गंदी राजनीति नहीं की। गंदी राजनीति की किसने की, मैं बताता हूं। जो कंपनी के वफादार थे, AISO के वरिष्ठ पदाधिकारी, आज मैं उनसे कहता हूं, आप लोगों से कहता हूं, हाँ, इन लोगों ने गंदी राजनीति करी। हम लोगों से चंदा तक लिया, इतना सारा चंदा लिया, करोड़ों रुपए लिया, लेकिन क्या किया? कंपनी की वफादारी। चाहे वो पृथ्वीराज यादव हो, नवल किशोर हो, AK राय हो, रणवीर सिंह चाहर हो, नैन कितने लोग ऐसे, शंभू चंद्र जैना हो, ये कभी कंपनी के खिलाफ सच्चाई नहीं बोल पाए, जब इन लोगों को एक एक हकीकत पता थी। जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके थे तो इन लोगों ने फिर ऑफिस बंद क्यों नहीं किए? क्यों 2 साल तक ऑफिस खोलकर लोगों से पैसा लेते रहे? आज तक ये जवाब नहीं दे पाए। इसलिए साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए, हम लोगों ने जो कुछ किया इन 5 सालों में, धरने भी दिए, आंदोलन भी दिए, ज्ञापन भी दिए, सब नेताओं से भी मिले, जंतर मंतर, लेकिन हमारी औकात उतनी नहीं है। ये मैं फिर कहता हूँ कि हमें सिस्टम से लड़ने के लिए चाहिए हर तरह की ताकत। मंजिल हमारी वही है, अपना पैसा चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ सिस्टम को थोड़ा सा बदलने की हमने कोशिश की। पहले हमने ज्ञापन दिए थे, लेकिन अब हमने उसका रास्ता ही बदल दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि हम सेबी ऑफिस कितनी बार गए। मैं इस महीने में हम लोग 2 बार सेबी ऑफिस गए। 16 सितंबर को गए, इतनी बारिश हो गई थी, उसके बाद अभी 8 अक्टूबर को फिर गए, लेकिन वहां से कोई भी सही और संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? कि उन्हें मालूम है कि आएंगे, चीख कर चले जाएंगे, इनके पास कोई भी ताकत नहीं। साथियों, और में जरूरत है ताकत, और वो ऐसी ताकत होनी चाहिए जो संवैधानिक ताकत रखती है और संवैधानिक अधिकार रखती है, और वो संवैधानिक अधिकार सिर्फ राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों में होता है। चाहे वह सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, विधायक हो, और इनसे भी ज्ञापन देकर काम नहीं। हमने अब रास्ता दूसरा निकाला। हमने राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी से बात की, और वाकई में, मैं यूं ही झूठी तारीफ नहीं करूंगा, वाकई में बहुत सच्चे, अच्छे विचारों वाले, सहृदय व्यक्ति हैं, दूसरों की संवेदनाओं को समझने वाले व्यक्ति हैं, और उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा। उन्होंने हमें कोई भी झूठा, मैं फिर कहता हूं कि उन्होंने बिल्कुल भी झूठा आश्वासन हमें नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मना कर दी कि मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन साथियों, हमें उनकी सबसे अच्छी बात यही लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बताइए कि मैं इसमें आपका क्या सहयोग कर सकता हूं। सबसे अच्छी बात लगी कि उन्होंने हमसे कहा कि आप मुझे ये गाइडलाइन दीजिए, आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या सहयोग कर सकता हूं जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। साथियों, ये अच्छी बात रही। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि ठीक, हम सांसद जी से फिर मिलेंगे, और उन्होंने तारीख दी 20 अक्टूबर। उन्होंने कहा ठीक है, आप बुलाइएगा अपने लोगों को, क्योंकि हम 5 लोग अपनी समस्या को लेकर जाएं तो शायद वो समस्या नहीं होती। जब हम इतनी बड़ी समस्या को लेकर, हमने कहा कि उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ लोग परेशान हैं, तो क्या साथियों, उसमें से 1 करोड़ से पॉइंट बिल्कुल माइनस करो, क्या 1000 लोग भी अपनी समस्या को लेकर नहीं पहुंच सकते कि हम परेशान हैं? फिर इतनी कंपनियों की, मैंने केवल एक पल्स की बात नहीं की साथियों, मैंने सभी चिटफंड कंपनियों की बात की, क्योंकि जब मुद्दा उठेगा तो समस्त चिटफंड कंपनियों को उठेगा, वो भी हमारे भाई और बंधु हैं। साथियों, थोड़ी सी हमने बदली है रणनीति। अब हमने एक गतिमान एक्सप्रेस में सवार होकर इस लड़ाई को लड़ने की विचार आया है, और उसके लिए आपके सामने होगा जो कुछ होगा। केवल ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है,
ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और जब जिस दिन संजय भैया इस बात को समझ लेंगे कि हाँ ये घोटाला है बहुत बड़ा, उस दिन आप देखना, जिस दिन हम उन्हें समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अभी तक सभी को ये लगता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा बना रखा है कि सुप्रीम कोर्ट, जब उन्हें ये नहीं मालूम पड़ रहा कि सुप्रीम कोर्ट से तो फैसला हो चुका है। तो साथ ही जब हम जुड़ेंगे उनसे, संजय भैया से बात करेंगे और अपनी समस्या को व्यक्तिगत रूप से उनसे डिस्कस करेंगे, और साथ में हमने सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हमने हमेशा के लिए आम आदमी पार्टी में एक प्रस्ताव रखा है, और उस प्रस्ताव पर उस दिन बात होगी। हमने कहा कि आप एक चिटफंड प्रकोष्ठ बनाइएगा, और उस चिटफंड प्रकोष्ठ का कार्य रहेगा कि जितनी भी कंपनियां थीं, जितने भी पीड़ित थे, वह सब उस प्रकोष्ठ से जुड़ेंगे। तान में अभी यह कार्य उत्तर प्रदेश के लिए किया जा रहा है, और जैसे ही धीरे धीरे हम इसको पूरे राष्ट्रीय लेवल तक लेकर जाएंगे। तो साथियों, चिटफंड प्रकोष्ठ बनने का अर्थ है कि आपके हाथ में ताकत आना। हम लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं और कल भी फिर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कल हमारे साथ ताकत होगी। हम सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी, किसी भी ऑफिस में, डीएम ऑफिस में अपनी बात को रखने का एक संवैधानिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर पूरा हक रख सकेंगे। तो मेरी आप सभी से यह विनती है, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, कि मेरी बात को समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए, बहकावे में मत आइए किसी के। हम लोग सिर्फ इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। चंद लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, आप खुद गिन के देख लीजिए, और उन्हीं पर अगर आप लोग टीका टिप्पणी करेंगे, उन्हीं पर आप संदेह करेंगे, तो समझ लीजिए कि आप घर बैठे रहिएगा, कोई फायदा नहीं होना। घर बैठकर आप गाली दीजिए, घर बैठकर आप जो कहना चाहें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कमेंट करते जाइए कि हम आपके साथ नहीं। जब तक आप लोग घर से नहीं निकलेंगे, जब तक कुछ भी नहीं होगा। तो 20 अक्टूबर को मैं आप सभी लोगों का इंतजार करूंगा। हर जिले की कार्यकारिणी बनाई जाएगी, अपने अपने नामों को लेकर आए चिटफंड प्रकोष्ठ के लिए। तो बहुत बड़ी तैयारी होने वाली है उत्तर प्रदेश में, और संजय सिंह जी पर हमें पूरा भरोसा है। जिस प्रकार से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अकेले मोर्चा खोला है, जब और सभी पार्टियां कुछ भी करने में नाकाम रही है, एक ऐसी पार्टी जिसने वाकई में राजनीति की सोच को बदला है। तो बस मैं इसी उम्मीद के संग, इसी आशा के संग इस लड़ाई को अब उन तक ले तक गया हूँ। हमने बात रखी है, और ऊपर वाला यदि हमारा साथ देगा तो हमारा बहुत जल्द पैसा भी मिलेगा, हमारा सम्मान भी मिलेगा। मैं यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ कि भरोसे के साथ 20 अक्टूबर को अधिक से अधिक संख्या में गोमती नगर पत्रकार पुरम लखनऊ आम आदमी पार्टी कार्यालय पर पहुंचिए। जय हिंद, जय भारत।